दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। जी हां, पहाड़ों में हुई बर्फबारी और मानसून की देर से विदाई का असर ठंड पर भी पड़ने वाला है। सर्दियों में इस साल पारा सामान्य से कुछ नीचे जाने की संभावना है। इस उतार चढ़ाव से अक्टूबर महीने का मौसम भी अछूता नहीं रहेगा। निर्धारित समय से 10 दिन बाद खत्म हुए मानसून का असर बिहार के मौसम पर पूरी तरीके से दिखेगा। जब बिहार में अभी से ही पछुआ हवा जारी है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान पूरे बिहार में सामान्य से कुछ नीचे है, इसीलिए लोगों को रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। अगर आप आजकल रात में सोते हैं तो फिर आपको आजकल कंबल लेनी पड़ती है। जब मौसम विभाग के मुताबिक पूरे बिहार में पारा सामान्य से नीचे है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने लगा है। राजधानी पटना में पारा सामान्य से 1 डिग्री नीचे रहता है, जहाँ उधर पूर्णिया जिले में न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इन दो जिलों के अलावा बिहार के सभी जिलों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम ही दर्ज किया गया है। बिहार में फिलहाल 5 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। दोस्तों अब बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता की भूमिका में दिख रहे प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से बिहार में जन सुराज यात्रा शुरू की है। जब उनका मानना है कि वह इस यात्रा के माध्यम से जनता की दिक्कतों और फिर उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करेंगे। अपनी इसी यात्रा के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण में पहुंचे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश सरकार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। हालात है कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी का तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, इसके अलावा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी हाई स्कूल पास नहीं है वे बिहार को सुधारने निकले हैं, लोगों को उनसे क्या उम्मीद है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यात्रा का मकसद भीड़ को एकत्रित करना नहीं है, ये बिहार को देखने और फिर समझने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि ये दल बना करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। हम लोग कोई सिंबल कोई झंडा लेकर के नहीं चल रहे हैं। गांधी जी के फोटो और फिर उनके आदर्शों के साथ जनता के हित में एक नई व्यवस्था बनाई जाए। दोस्तों बात करते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। महापर्व छठ को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जब वही लोग बड़ी धूमधाम से घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। छठ महापर्व को आने में अभी लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन छठ को लेकर के बिहार में अभी से ही रौनक बढ़ गई है। जहाँ बिहार के विभिन्न छठ स्थानों पर छठ पूजा को लेकर के साफ सफाई का अभियान जारी है। खास बात यह है कि इस काम को करने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। लोक आस्था के इस पर्व को लेकर के लोगों में इतनी आस्था है कि इसके संदर्भ में कई मान्यता और फिर कहानियां प्रचलित है। बिहार में इस महापर्व को मनाने के लिए दूर दूर से लोग अपने घर पहुंचते हैं और परिवार के साथ छठ पर्व मनाते हैं। लेकिन छठ की मान्यता अब केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, जब पूरी दुनिया में छठ महापर्व को लेकर के श्रद्धालु उत्सुक रहते हैं। बिहार के अलावा देश और फिर विदेश के अलग अलग हिस्सों से छठ महापर्व को धूमधाम से मनाने की तस्वीरें हर साल सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार बाइक चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। आज उसी नए रेट से बिहार के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है, जहाँ वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी तेजी देखने को मिली है। हालांकि बिहार के कुछ जिलों में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे कच्चे तेल की कीमतों के तहत पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वाणिज्य कर विभाग के द्वारा बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, जिससे यहां हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार वाणिज्य कर विभाग के द्वारा पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, सासाराम, रक्सौल, किशनगंज, शहादाबाद और गोपालगंज में 13 पटाखा व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 5
करोड़ रुपए का पटाखा जब्त किया गया है। आपको बता दूं कि इन शहरों में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी से दुकानों में दहशत बना हुआ है। विभाग के द्वारा औचक छापेमारी के दौरान गोदामों में भारी मात्रा में पटाखों के साथ साथ लाखों के अन्य माल भी रखे पाए गए हैं। इसमें जीएसटी से संबंधित घोर अनियमितताएं पाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत यानी कि पूरे बिहार में जमीन का पुराना खतियान निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के किसी भी जमीन का पुराना खतियान आसानी से निकाल सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे के दौरान लोगों को वंशावली बनाने के लिए जमीन के खतियान की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई लोगों के पास जमीन का खतियान मौजूद नहीं है। इस खतियान को आप ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जमीन के इस दस्तावेज को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह के शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फ्री में इसे निकाल सकते हैं। बिहार में ज़मीन का पुराना खतियान निकालने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना खाता नंबर से अपने ज़मीन का खतियान निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार पंचायत राज विभाग में ऑडिटर के 321 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। बिहार पंचायती राज विभाग में ऑडिटर की 321 पदों पर भर्ती को लेकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑडिटर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के द्वारा होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर और पूर्णिया समेत सभी जिलों के सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमत एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। दीपावली से पहले ही सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर के अनुसार पटना की सब्जी मंडियों में ज्यादातर सब्जियों की कीमत 40 रुपये से ज्यादा है। इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। त्योहारों के इस सीजन में जैसे जैसे सब्जियों की मांग बढ़ रही है वैसे वैसे सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दो कि पटना के साथ साथ भागलपुर और पूर्णिया में भी सब्जियों के दाम लगभग एक जैसे ही हैं। जानकार बताते हैं कि हरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी की बजट खराब हो रही है और लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में खराब राजकीय नलकूप को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। अगर किसी पंचायत में राजकीय नलकूप खराब पाया जाता है तो फिर उस पंचायत के मुखिया जी पर कार्रवाई की जाएगी। खबर के अनुसार लघु जल संसाधन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। यह साथ ही साथ सभी जिलों के डीएम को निर्देश भी दे दिया है और इस पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। दरअसल कई पंचायतों से राजकीय नलकूप खराब होने की शिकायत विभाग को मिली है। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों के पंचायतों में करीब 30% मुखिया पर ये आरोप है कि उन्होंने राजकीय नलकूप ठीक करने के लिए विभाग से पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नलकूप ठीक नहीं करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में राजकीय नलकूप की संख्या करीब 10,240 है, लेकिन 21 फरवरी 2022 तक 6,376 नलकूप खराब थे। इन सभी राजकीय नलकूपों के ठीक करने तथा इसके संचालन की जिम्मेदारी मुखिया को दे दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर, गया समेत 38 जिलों में 23 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर के बाजार में अभी से ही रौनक दिखाई दे रही है। वहीं बिहार के लोग अपने घरों की साफ सफाई में भी जुट गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल धनतेरस के मौके पर बिहार के सभी जिलों में खूब खरीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण धनतेरस का त्यौहार फीका रखा गया था। लेकिन इस साल कोरोना की कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मुख्यालय को बिहार में 305 नए केस मिलने की जानकारी जिलों में से भेजी गई है। इसमें अकेले पटना जिले में 265 नए केस हैं। इसके बाद सीवान और जहानाबाद जिले का नंबर है। आपको बता दूं कि ये आंकड़े सरकारी अस्पतालों में किए गए टेस्ट पर आधारित है। आशंका है कि इससे कहीं अधिक मरीज
निजी पैथोलॉजी केंद्र में जांच करा रहे हैं। जब पटना के सरकारी जांच केंद्र में डेंगू की जांच कराने वाले 70% तक अधिक मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच पटना में एक बच्चे की डेंगू संक्रमित के बाद जान चली गई। जब बिहार के सिवान और जहानाबाद में 10-10 नए केस मिले हैं। 6 जिलों में डेंगू के सर्वाधिक मामले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य समिति के अनुसार 1 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच बिहार में 4958 केस मिल चुके हैं। इसमें 17 मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट बिहार में पॉजिटिव पाई गई है। अकेले पटना में 15 दिनों के अंदर 3861 केस मिल चुके हैं। इस मामले में दूसरे पायदान पर नालंदा जिला है, जहां अब तक डेंगू के 273 मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद मुंगेर में 88, वैशाली में 74 और गया में 70 और पूर्वी चंपारण में डेंगू के 51 मामले मिले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भी हिजाब का मामला गरमाया गया है। जहां एमडीएम कॉलेज में इंटर के सेटअप टेस्ट के दौरान रविवार को हिजाब पर हंगामा हुआ। हिजाब पहन करके परीक्षा देने आई छात्रा ने परीक्षा कक्ष से बाहर निकल करके शिक्षक पर आरोप लगाया है। जहां उसका कहना था कि जांच के नाम पर उसे हिजाब निकालने को कहा गया। जहां कॉलेज से बाहर निकाल करके उसने पुलिस के साथ ही अपने अभिभावकों को भी कॉलेज बुला लिया। जहां नगर डीएसपी राघव दयाल और फिर मिठनपुरा थानाध्यक्ष श्रीकांत प्रसाद सिन्हा मौके पर पहुंचे और फिर छात्र और अभिभावकों को समझा करके मामले को शांत कराया। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की अप परीक्षा चल रही है। एमडीडीएम कॉलेज में रविवार को भी परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने के बाद मोबाइल, नकल सामग्री या फिर अन्य प्रतिबंधित सामग्री निकाल करके बाहर रखने के लिए कहा गया। जब कुछ छात्राएं हिजाब लगा करके आई थी। जब छात्रा का कहना था कि शिक्षक ने कान में ब्लूटूथ होने की आशंका जताते हुए हिजाब हटाने को कहा, तो फिर उसने हटा दिया। इसके बाद जब हिजाब दोबारा लगाने लगी तो फिर शिक्षक ने उसे बाहर रखने को कहा। दोस्तों, बात करते हैं कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना करके निकलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह अब नीतीश कुमार की कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह अब बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। जहां नीतीश कुमार का विरोध उनके गवर्नेंस स्टाइल के खिलाफ बगावत करने वाले सुधाकर सिंह की कुर्सी भले ही चली गई हो, लेकिन नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई भी मौका वे जाने नहीं देते हैं। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और फिर समर्थक उनका स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार पर इशारों में हमला बोल ही देते हैं। सुधाकर सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्रियों की स्थिति को लेकर भी सुधाकर सिंह ने जो खुलासा किया है वे जेडीयू के साथ साथ उनकी पार्टी के नेताओं को भी परेशानी करने वाली है। दरअसल पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बड़ा बयान दिया है वह उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुले मंच से कह दिया है कि कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर के स्वर्ग जाया जा सकता है। आज तक किसी को नहीं मालूम है कि स्वर्ग का रास्ता कैसे तय किया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो फिर वे स्वर्ग चले जाएंगे। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने जो बातें कही है उसे कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग भी समझ रहे थे। इस दौरान सुधाकर सिंह के बयान पर खूब तालियां भी बजी। जब नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलने वाले सुधाकर सिंह यहीं पर नहीं रुके। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से भी बदतर है। चपरासी भी मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर होगा। जब विभागीय सचिव के सामने मंत्रियों की बोलती बंद रहती है, सचिव फाइल ला करके देता है और फिर मंत्री इस डर के से लाइन कर देता है कि कहीं मास्टर साहब क्लास ना लगा दे। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में मंत्री केवल रबड़ स्टाम्प है। बिहार में 17 साल पुरानी सरकार आज भी चल रही है और हमारी पार्टी के लिए स्थिति यह है कि केवल हम उस सरकार में शामिल हो गए हैं। यह सुधाकर सिंह ने कहा है कि हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। जनता उम्मीद से आरजेडी की तरफ देख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए एनडीए की ओर से भाजपा और महागठबंधन की ओर से राजद ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जहां ऐन वक्त पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर दिया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पार्टी उस उम्मीदवार को समर्थन करेगी जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। अब इस बारे में भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद
निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारने के पीछे जो बात कही गई है वह गलत है। अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी जो कुछ भी थे वे भाजपा के दम पर थे। अलग होने के बाद अब टॉर्च लेकर के वे प्रत्याशी खोज रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव से वीआईपी इसीलिए हट गई है क्योंकि उसे कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। सांसद अजय निषाद ने कहा है कि अब खोजने से भी उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जब वे राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए थे और इस सोच का व्यक्ति कभी भी राजनीति नहीं कर सकते हैं। यहाँ राजनीतिक सेवा भाव की चीज है, जो सेवा करता है उसे जनता देखती है। मुकेश सहनी ने जो किया जनता ने उनका हिसाब कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर और ताज़ा खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को आज यानी कि 18 अक्टूबर को दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हाजिर होना है। इसके लिए तेजस्वी यादव पटना से निकल चुके हैं और आज वे दिल्ली में हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव कल दोपहर बाद दिल्ली के लिए निकले थे। दिल्ली के राउस एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में उन्हें आज हाजिरी होना है। दरअसल तेजस्वी यादव के खिलाफ इस अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें वे जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। जब कोर्ट में सीबीआई की तरफ से मांग रखे जाने के बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था और अब उन्हें हाजिर होना है। जब पिछले महीने की 17 तारीख को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए न सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी खुले मंच से धमकी दी है। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने देश के संविधान को भी नीचे दिखाया है। ये वे आरोप है जो सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर करके लगाए थे। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत की सरकार और फिर उसकी खाद्य सुरक्षा नीति पर सवाल उठाया है। इंडेक्स के हिसाब से भारत में भूख की समस्या भयानक है। भारत के आसपास के देशों में सिर्फ एक अफगानिस्तान ही है जो इस इंडेक्स में भारत से नीचे है, जब वो भी सिर्फ 2 पायदान से। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश जहाँ खाने पीने की सामान्य वस्तुओं की कमी भी आए दिन हेडलाइन बनती रहती है और दूध और टमाटर जैसे आम चीजें भी 200-300 रुपए किलो बिकने की खबर आती रहती है, वे सब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर है। आपको बता दो कि 2 संस्था है जो हर साल यह इंडेक्स तैयार करती है और जारी करती है। उन्हीं के इंडेक्स में भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से पीछे है। इसमें विकसित देशों को और बहुत कम जनसंख्या वाले देशों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके लिए इन संस्थानों के पास अपने तर्क है। जब कुल मिलाकर के 116 से 117 देश इनके मानकों के मुताबिक इंडेक्स में शामिल होने के लायक बचे हैं और उन देशों में इस साल भारत का स्थान 107वां है। जो पिछले साल 2021 में ये 101वां था, जहाँ उससे पिछले साल 2020 भारत का स्थान 94वां था और उससे भी पिछले साल 2019 में ये 102वें नंबर पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर भारत ने सवाल उठाए हैं और भारत सरकार ने इस इंडेक्स की तैयार किए जाने की पूरी मेथोडोलॉजी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का बहुत सारे लोगों को इंतजार है, बहुत सारे किसानों को इंतजार है। अब बहुत जल्द इन किसानों को इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी करने वाली है। हालांकि ये डेडलाइन 17 अक्टूबर तक था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त के तहत धनराशि किसानों को पहले ही मिल चुकी है। आपको बता दो कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का पंजीकृत होना अनिवार्य है और इसका KYC भी जरूरी है। पीएम किसान योजना देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि और फिर संबंध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के आय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के तहत योग्य किसान को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास कल पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा है कि जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री को बहुरूपिया कहा है, इस पर आपका क्या कहना है। ये सवाल कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास को कही है। मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए भक्तचरण दास ने पीएम मोदी पर जम करके हमला बोला। ललन सिंह की बातों को समर्थन देते हुए भक्तचरण दास ने कहा कि बहुरूपियों की बात क्या कर रहे हो, वे तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी सरकार जी बन जाते हैं तो कभी किसी और का वेश बदल लेते हैं, जहां जाते हैं
वहाँ का वेश बदलते हैं। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जुमला बोलते हैं। वे जनता के साथ नाटक करते हैं। वहीं गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव पर कहा है कि महागठबंधन के सभी दल चुनाव प्रचार में जाएंगे। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो फिर जीत नहीं पाती। जब बिहार कांग्रेस प्रभारी वक्ता चरण दास ने बताया है कि संगठन के सिलसिले में पटना आया हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा है कि हर दिशा में लंबी पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ पटना में भी यात्रा निकलेगी। वहीं कल होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर कहा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। खड़गे जी बहुत अनुभवी और फिर जमीनी व्यक्ति है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब से तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि वे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो फिर डॉक्टरों का बुखार छुड़ा देते थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई के सामने खुद को ज़्यादा बेहतर साबित करने के लिए डॉक्टर को धमकाने और फिर डराने का काम कर रहे हैं। वे उनसे सेंसिटिव और सेंसेबल तरीके से बात करने की जगह तुम तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी कह रही है। भाजपा ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं वे सही नहीं है। उनकी किंगडम स्टाइल में तेजस्वी को अपमानित किया है, वे भी उस डॉक्टर को जिन्होंने कोरोना काल में सबसे बेहतर काम किया था। आज बिहार के स्वास्थ्य विभाग और फिर IMA आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार में कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। अगर डॉक्टरों के साथ तेजस्वी यादव का रवैया ऐसा ही बना रहा तो फिर वे दिन दूर नहीं जब बिहार से डॉक्टर भी पलायन कर जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझे। उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डॉक्टरों के लिए किया है, जब पहले उसकी माफी मांगे, फिर स्वास्थ्य विभाग को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है उसको लेकर के शांति के साथ बैठक करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के बड़े और फिर छोटे भाई की चर्चा हमेशा साथ साथ होती रही है। जब लालू प्रसाद और फिर नीतीश कुमार गठबंधन में साथ रहे या फिर अलग अलग सुर्खियों में हमेशा बनी रहे, लेकिन महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर नीतीश कुमार ने भी गौशाला खोलने का फैसला किया है। नीतीश कुमार भी गाय पालने जा रहे हैं और इसकी शुरुआती तैयारी भी हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा काफी दिनों से एक गाय पालने और फिर गौशाला खोलने की थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि ये काम जल्द हो जाए, लेकिन सरकार बदलने के दौरान इस काम में थोड़ी देरी हुई। नीतीश अपनी गौशाला पैतृक गांव कल्याण बिघा पर खोलने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में यहां लगभग 1 दर्जन अच्छी नस्ल की गाय लाई जाएगी। गौशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है। नीतीश के गांव के लोगों के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री ने ही गौशाला खोलने की इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार की गौशाला में जो गाय रहेगी उसके चारा का इंतजाम भी उनके खेतों से ही हो जाएगा। नीतीश कुमार का परिवार अभी भी संयुक्त है, जहाँ उनके बड़े भाई सतीश कुमार भी उनके साथ में रहते हैं। इस लिहाज से अपनी गौशाला का दूध नीतीश परिवार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जब बाकी दूध को बच जाएगा तो वे फिर गांव में मौजूद सहकारी समिति के माध्यम से बेच दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विपक्षी दलों को बैठे बैठे सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल जा रहा है। इसी कड़ी में अब बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में दुरंतो एक्सप्रेस के अंदर हुई लूटपाट को लेकर के भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा है कि कल रात पटना रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलते ही हावड़ा जाने वाले दुरंतो एक्सप्रेस को 20 डकैतों ने तुरंत लूट लिया। इस तरह की घटनाएं 2005 के बाद इतिहास का हिस्सा बन गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार में गुंडों डकैतों के बीच प्रशासन का भव्य समाप्त हो चुका है। किसी भी प्रदेश के अपराधी तत्वों को जब ये एहसास हो जाता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि उनका शासन है, तो फिर इस तरह की अव्यवस्थाएं फैलती है। आज हर वे घटनाएं हो रही है जो 2005 से पहले बिहार में खुलेआम होती थी। इसके अलावा उन्होंने नीतीश सरकार को रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री बताते हुए कहा है कि अब इस नई सरकार में नीतीश का सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा के विधायक ललन कुमार अपने एक बयान को लेकर के विवादों में घिर गए हैं, जहां उन्होंने हिंदू मान्यताओं पर सवाल खड़े किए हैं और उसे तर्कों के जरिए साबित करने का संदेश तक जारी कर दिया है। भाजपा विधायक ललन कुमार ने दीपावली में लक्ष्मी पूजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसके पीछे दलील भी दी है। उनका कहना है कि अगर लक्ष्मी पूजन से ही धन मिलता है तो फिर क्या मुसलमान अरबपति और खरबपति नहीं होते। भागलपुर के पीरपैती से भाजपा विधायक ललन कुमार ने एक पोर्टल पर संवाद कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कही है जो अब विवाद का कारण बन गया है और बीजेपी सवालों के घेरे में है। दरअसल भाजपा विधायक ललन कुमार मातृत्व शौक में डूबे हैं और फिर श्राद्ध भोज के खिलाफ खड़े हुए हैं।
इसी विषय पर चर्चा के लिए वे एक पोर्टल से जुड़े, लेकिन उस दौरान कई विवादित बातें भी कह गए। ललन पासवान ने कहा है कि मान तो देव नहीं तो पत्थर, जब तक मान रहे हैं तभी ये आत्मा और फिर परमात्मा का चक्कर है। अगर मानना छोड़ देंगे तो फिर उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी तो फिर खुद हमारी तरह वे भी बदलेंगे। इसी क्रम में विधायक ललन कुमार ने देवी देवता पूजन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीर पैते के भाजपा विधायक ललन कुमार ने कहा है कि ऐसे मान्यता है कि सरस्वती पूजा की देवी है। अब ये बताएं कि क्या मुसलमान विद्वान नहीं होते? क्या वे IAS IPS नहीं बनते हैं? ये मान्यता है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन होता है। दीपावली अभी आ रही है, अब ये बताएं कि क्या मुसलमान के पास धन नहीं होता है? क्या वे अरबपति खरबपति नहीं होते हैं? ये मान्यताएं हैं कि बजरंगबली शक्ति वाले देवता है और ताकत प्रदान करते हैं, तो क्या मुसलमान या फिर क्रिश्चियन लोग पूजा नहीं करते तो फिर क्या ताकत नहीं है? ललन सिंह ने कहा है कि जिस दिन आप मानना बंद कर देंगे, ये सब बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में चल रही सियासी रस्साकसी के बावजूद भी कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिहार के विकास को लेकर के संजीदा दिखते हैं। बिहार का विकास कैसे हो, कैसे बिहार में निवेश आए, इसके लिए अमेरिका की धरती पर एक पहल देखने को मिली है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक समिट का आयोजन किया गया था। इसमें JDU विधायक संजीव कुमार भी शामिल हुए। जदयू विधायक ने इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम लोगों से बिहार में निवेश करने और फिर अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करने की अपील की है। जब संजीव कुमार ने कहा है कि ये सभी बिहार में उद्यमी और फिर उद्योगपतियों के लिए एक सफल व्यवसाय बनने का एक अच्छा अवसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मैं यहाँ के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने और फिर अपनी मातृभूमि के साथ समृद्ध होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। JDU विधायक ने कहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र परबट्टा खगड़िया के लिए हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 150 एकड़ भूमि है जो BIADA को हस्तांतरित कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में डेंगू से एक मरीज की जान चली गई है। जान जाने के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। जब परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 लोगों की जान डेंगू की वजह से गई है। कोरोना से ज़्यादा अब लोग डेंगू से डर रहे हैं। पटना के कई इलाकों में लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं। जब पटना के NMCH में डेंगू के एक मरीज की जान चली गई, कल एक मरीज की जान गई है। आज 15 लोगों ने डेंगू की जांच कराई है, जिसमें से 4 पॉजिटिव मिले हैं। डेंगू का मामला थमने के बजाय और बढ़ ही रहा है। डेंगू के कुल 30 मरीज अभी NMCH में भर्ती हैं, जबकि 15 नए मरीज एडमिट हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश और बिहार के युवा आज रुपए कमाने के लिए अपनी डिग्री ली गई फील्ड में नौकरी मिलने का इंतजार करते हैं। यह युवा आज सोशल मीडिया के दौर बिजनेस के लिए कई तरह के क्रिएटिव आइडिया निकाल करके रुपए कमाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन युवाओं द्वारा नए नए तरह के रोजगार की खबरें आती रहती है। कुछ दिनों पहले ही पटना की सड़कों पर ग्रेजुएट चाय वाली ने अपना रोजगार शुरू किया था। इसी तरीके से कई और युवाओं की खबर आई थी जिसने इस तरीके का रोजगार शुरू किया हो। इन्हीं युवाओं की लिस्ट में एक और बिहार की छात्रा वर्टिका सिंह का नाम जुड़ गया है। वह सोशल मीडिया पर बीटेक चाय वाली के नाम से मशहूर हो रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में अपने सपने को साकार करने के लिए बिहार की छात्रा वर्टिका सिंह ने एक चाय की दुकान लगाई है। बीटेक कोर्स की छात्रा वर्टिका सिंह हमेशा से खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। इसी क्रम में उन्होंने फरीदाबाद में एक चाय की दुकान खोली है, जिसका नाम उन्होंने बीटेक चाय वाली रखा है। इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीटेक चाय वाली वर्टिका सिंह के माता पिता गोपालगंज में रहते हैं। जहाँ वर्टिका के माता पिता को वर्टिका द्वारा चाय का व्यवसाय करना पसंद नहीं है, लेकिन वर्टिका उनसे अलग सोच रखती है। इसी कारण से उनके वीडियो को भी लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनके संकल्प और प्रयास की खूब सराहना कर रहे हैं। यह यूजर उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वर्टिका के दुकान पर चाय पीने की लंबी लाइन लगी रहती है। आपको बता दूं कि वर्टिका सिंह अपने चाय का रेट भी तय किया है। जब मसालेदार चाय की कीमत 20 रुपये कप रखा गया है, जबकि जो रेगुलर चाय इस्तेमाल होता है उसकी कीमत 10 रुपये कप रखा गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के वे जल्द ही गुजरात के दौरे पर जाने वाली है और वहां की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमने गुजरात का दौरा किया है, वहाँ संगठन हमारा काम कर रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में गठबंधन बना करके चुनाव लड़ती है तो फिर हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन सरकार की सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि कक्ष के इलाकों से 2 दिन में 200 लोगों ने मुझसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़े। हमने उन्हें भरोसा दिया है कि इसको लेकर के जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात है, वे किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब सरकार भले ही ये कहते हुए नजर आती हो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ ही सच्चाई नजर नहीं आती है। जब कुछ ऐसे ही तस्वीर पटना सिटी के एक सरकारी विद्यालय की नजर आ रही है, जिसे देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। जब नाले के पानी में स्कूल तैर रही है, जरा साल के 6 महीने यही हालात रहते हैं। जरा सोचिए यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरा करते होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे, जबकि साल में 6 महीना ये स्कूल पानी में डूबा हुआ रहता है। यह शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई जाहिर करती ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहाँ पानी में स्कूल साल में 6 महीने डूबा रहता है। जब बिहार में लगातार विकास के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन उसी विकास के दावे की पोल खोल रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक पानी में तैरता सरकारी स्कूल बिहार की विकास की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबलपुर पंचायत के फतेहपुर जंगपुर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां साल में 6 महीने ये प्राथमिक स्कूल पानी में तैरता दिखाई देता है, क्योंकि जब मानसून का समय आता है तो फिर ये स्कूल बारिश के पानी की वजह से डूब जाता है। हालांकि यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको स्कूल के पास एक छोटे से बरामदे में ही पढ़ाया जाता है। विद्यालय से संबंधित कई बार शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग से की गई, परंतु आज तक इस विद्यालय का जीर्णोद्धार तक नहीं हो पाया है। अब ऐसे में यहाँ के ग्रामीण काफ़ी गुस्से में हैं, यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ये बताते हैं कि बिहार सरकार लगातार दावे करती है कि बिहार में विकास की लहर बह रही है, लेकिन इस स्कूल की दूरदर्शा सारी पोल खोल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने पटना के NMCH यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। यहाँ जब अनियमितता पाई गई तो फिर आरोप लगाते हुए NMCH के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। अब इस पर IMA ने नाराजगी जाहिर करते हुए भूख हड़ताल की बात कह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे इस फैसले को वापस नहीं लेंगे। IMA के अल्टीमेट पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी भी एसोसिएशन का काम होता है अपने लोगों के पक्ष को सरकार के समक्ष रखना। IMA को ये देखना होगा कि क्या वे गलत डॉक्टर के लिए भी सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि IMA सही चीज़ों का समर्थन करें, लेकिन गलत का समर्थन करना कहीं से भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डॉक्टरों को अपनी शिकायत लेकर के जहाँ जाना है जाएं। जब बिहार की सरकार जनता की सेवा करने के लिए तैयार है, हम लोग किसी और के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार में अब डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों को लेकर के हर बार सवाल उठाते रहते हैं। जहाँ वहीं इसमें सुधार को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से भी नई पहल की जा रही है। जहाँ इसी बीच अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में पहली बार 20 अक्टूबर को PTM का आयोजन करवाया जाएगा। इसके तहत बिहार के लगभग 45,000 से अधिक सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 में पढ़ रहे 20 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों को बुला करके एक बैठक किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बैठक पढ़ाई की गुणवत्ता और फिर अभिभावकों के दायित्व की समझ को बेहतर करने के लिए बुलाई गई है। साथ ही अभिभावकों को बताया जाएगा कि विभाग द्वारा उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कोसी क्षेत्र सहरसा के नए DIG शिवदीप लांडे ने अपनी जिंदगी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी किताब में IPS अफसर शिवदीप लांडे ने बताया है कि कैसे वे बचपन में अपने पिता की हत्या करना चाहते थे और वे घर छोड़ करके भाग जाना चाहते थे। IPS शिवदीप लांडे ने बताया है कि इस किताब में एक लड़की की कहानी है जिसे बचपन में लगता था कि उसे अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए या फिर घर छोड़ करके भाग जाना चाहिए, और आज वे IPS ऑफिसर हैं। शिवदीप लांडे अभी बिहार के सहरसा रेंज के DIG है। इस किताब में उन्होंने एक
एक मां के समर्पण और फिर संघर्ष के बारे में बताया है। शिवदीप लांडे ने बताया है कि कैसे वे निम्न घर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी अपने संघर्ष से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शिवदीप लांडे की गिनती बिहार के तेज तर्रार IPS अफसर में होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ 7 लोगों ने मिलकर के सामूहिक गलत काम किया है। धोखे से उसे स्कूल बुलाया गया, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, शेयर कर दिया। यह वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लड़कों में से 3 को तो अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन बाकी 4 लड़का भी फरार बताए जा रहे हैं। यह घटना बिहार के मधुबनी जिला की जयनगर थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार की सुबह आरोपियों ने लड़की की मोबाइल पर फोन करके किसी काम के बहाने उसे स्कूल में बुलाया। बारी बारी से 7 लड़कों ने लड़की के साथ सामूहिक गलत काम की घटना को अंजाम दिया। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के नेता बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को राजद प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहराएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने चाचा नीतीश कुमार को लेकर के भविष्यवाणी की थी और देख लीजिए वे चाचा जी आज हमारे साथ हैं। उन्होंने फिर से भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मैं फिर से भविष्यवाणी करता हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटना होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रदेश कार्यालय में तस्वीर लगाने वाला वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। दोस्तों बात करते हैं कि डिप्टी CM के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे तेजस्वी यादव लाख दावे कर ले, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली दूर होती नहीं दिख रही है। जब बिहार के सरकारी अस्पतालों में हर दिन कोई ना कोई ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जो सरकार के सभी दावे की पोल खोल करके रख देती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बयां करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर मधेपुरा से सामने आई है। मामला बिहार के मधेपुरा जिला के सदर अस्पताल का है, जहां मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जाता है। दरअसल रविवार को मधेपुरा सदर अस्पताल की बिजली कई घंटों तक गुल रही। अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम से लेकर के रात तक सदर अस्पताल के डॉक्टर मोबाइल के टॉर्च और फिर इमरजेंसी लाइट जला करके मरीजों का इलाज किया गया। जब बिजली नहीं रहने के कारण मरीज और फिर उनके परिवार वाले रात भर परेशान रहे। इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल की बेड पर छटपटाते हुए देखा गया। इस सब के बावजूद सदर अस्पताल में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।